नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया है। बार का सिविल सर्विस डे कई वजहों से बहुत विशेष है। इस साल हम अपने संविधान का 75वां वर्ष मना रहे हैं और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का भी साल है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आप सभी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। उन्होंने स्वतंत्र भारत की ब्यूरोक्रेसी की नई मर्यादाएं तय की थी। एक ऐसा सिविल सर्वेंट जो राष्ट्र की सेवा को अपना सर्वोत्तम कर्तव्य माने, जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन चलाए, जो ईमानदारी से, अनुशासन से, समर्पण से भरा हुआ हो, जो देश के लक्ष्यों के लिए दिन रात काम करे। आज जब हम विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बातें और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। मैं आज सरदार साहब के विजन को नमन करता हूं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। साथियों, कुछ समय पहले मैंने लाल किले से कहा था कि आज के भारत को आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करना है। एक हिसाब से देखें तो 1000 साल की सहस्त्राब्दी में पहले 25 साल बीत गए हैं। ये नई शताब्दी का 25वां साल है और नए मिलेनियम यानी नई सहस्त्राब्दी का भी 25वां साल है। हम आज जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो 1000 साल का भविष्य तय करने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा ही एकेन चक्रेण नरथस्य गति ही भवेत् एवं पुरुष कौर्ण बिना दैवम न सिद्ध्यति। यानी जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना मेहनत के सिर्फ भाग्य के भरोसे सफलता नहीं मिलती। विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी विकास रथ के हर चक्र को मिलकर चलना है। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर हर दिन, हर क्षण इस लक्ष्य के लिए काम करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीना है, जिंदगी खपानी है। साथियों, आज हम
पूरी दुनिया को तेज गति से बदलते हुए देख रहे हैं। अपने परिवार में भी आप देखते होंगे कि परिवार में अगर 10-15 साल का बच्चा है और जब उससे बात करते हैं तो आप फील करते हैं आप आउटडेटेड हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हर 2-3 साल में गैजेट्स कैसे बदल रहे हैं, कुछ समझे सीखे उसके पहले नया आ जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इन तेज बदलावों के साथ बड़े हो रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा कामकाज, हमारी पॉलिसी मेकिंग भी पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। इसलिए 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत की महिलाएं, उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है वो वाकई अभूतपूर्व है। इन अभूतपूर्व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अभूतपूर्व गति भी आवश्यक है। आने वाले वर्षों में भारत कितने ही बड़े बड़े पड़ावों से गुजरेगा। एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े लक्ष्य, क्लीन एनर्जी से जुड़े लक्ष्य, स्पोर्ट्स से लेकर के स्पेस को लेकर, यानी ऐसे अनेक नए लक्ष्य हर सेक्टर में देश का परचम और नई ऊंचाइयों पर लहराना है। और ये जब मैं बात करता हूं तब, और देश जब सोचता है तब, हर किसी की नजर आप पर है, भरोसा आप पर है, बहुत बड़ा दायित्व आप सब मेरे साथियों पर है। आपको जल्द से जल्द भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बनाना है। इस काम में विलंब न हो, ये हम सभी को सुनिश्चित करना है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस बार सिविल सर्विसेज डे के थीम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रखी गई है। ये सिर्फ एक थीम नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। देश की जनता से हमारा वादा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी नो विलेज लेफ्ट बिहाइंड, नो फैमिली लेफ्ट बिहाइंड, नो सिटीजन लेफ्ट बिहाइंड। असल प्रगति का मतलब छोटे बदलाव नहीं, बल्कि फुल स्केल इम्पैक्ट होता है। हर घर में
क्लीन वाटर, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, हर एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल एक्सेस और हर गांव को डिजिटल इकोनॉमी का लाभ, ऐसी ही बातें हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट मैं मानता हूं। क्वालिटी इन गवर्नेंस सिर्फ स्कीम्स लॉन्च करने से नहीं आती, बल्कि क्वालिटी इन गवर्नेंस इससे तय होती है कि वो स्कीम कितनी गहराई तक जनता के बीच पहुंची और उसका कितना रियल इंपैक्ट हुआ। आज राजकोट हो, गोमती हो, तिनसुकिया हो, कोरापुट हो, ऐसे कितने ही जिलों में हम यही इंपैक्ट देख रहे हैं। स्कूल में अटेंडेंस बढ़ाने से लेकर सोलर पावर तक अनेक जिलों ने बहुत अच्छा काम किया और जो तय किया वो पूरा करके दिखाया और उसमें से कई जिलों को आज पुरस्कार दिया गया है। मैं इन सभी जिलों और योजनाओं से जुड़े साथियों को भी आज विशेष बधाई देता हूं। साथियों, बीते 10 सालों में भारत ने इंक्रीमेंटल चेंज से आगे बढ़कर इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन तक का सफर देखा है। आज भारत का गवर्नेंस मॉडल नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर फोकस कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के जरिए सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त कर रहे हैं। इसका इंपैक्ट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी दिख रहा है। आपसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कई बार चर्चा हुई है, लेकिन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की सफलता भी उतनी ही शानदार है। आप जानते हैं, ये प्रोग्राम 2 साल पहले जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। सिर्फ 2 साल में इन ब्लॉक्स ने जो बदलाव दिखाए हैं वो अभूतपूर्व है। इन ब्लॉक्स में हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कई इंडिकेटर्स में शानदार प्रगति हुई है और कुछ स्थान पर तो राज्य की एवरेज से भी आगे निकल गए हैं। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक में 2 साल पहले आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों की मेजरमेंट एफिशिएंसी सिर्फ 20% थी। अब ये 99% से भी ज्यादा हो गई है। बिहार के भागलपुर में जगदीशपुर ब्लॉक है। वहां पहली तिमाही में ही गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन पहले सिर्फ 25% था। अब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राजघाट पुल से हार्बर बंधा होते हुए डोमिनगढ़ कोलिया बंधा होते हुए जंगल कौड़िया से कालेसर मार्ग तक 4 लेन चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है और निरीक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। आज यहां पर गोरखपुर के
बाढ़ बचाव के साथ साथ यातायात की एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए जो कार्यक्रम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उस महत्वपूर्ण कार्य का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। निरीक्षण कार्यक्रम में इतने बड़े पैमाने पर आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह आप सब जानते हैं कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। पूरब की तरफ देखेंगे रामगढ़ ताल है, उत्तर की तरफ देखेंगे चिलवा ताल है, पश्चिम की तरफ राप्ती नदी है और पश्चिमोत्तर कोने में रोहिन नदी गोरखपुर महानगर को घेरे हुए है। रोहिन नदी से बचाव के लिए माधोपुर तटबंध बना हुआ है और राप्ती नदी और रोहिन नदी का संगम इसी डोमिनगढ़ में होता है। इसके बाद राप्ती नदी गोरखपुर को पश्चिम की ओर से यह नदी बहती है। राप्ती नदी से बाढ़ बचाव के लिए हावड़ बंधा यहां पर बना हुआ है। दशकों से मांग होती थी, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं बाढ़ आ जाती है तो गोरखपुर महानगर एकमात्र केंद्र होता है जहां से बचाव के कार्य होते हैं। वह सड़क मार्ग से या फिर वायुसेना के माध्यम से ये सभी कार्य सुगमतापूर्वक संपन्न हो पाते हैं। लेकिन दशकों से मांग हो रही थी कि सिटी के बचाव के लिए उचित उपाय किए जाएं। याद करिए 2017-18 में इसी क्षेत्र में, इसी हावड़ तटबंध पर जब राप्ती नदी का लेवल उठ रहा था, तब बाढ़ से बचाव के लिए अत्यंत संवेदनशील स्थिति बन गई थी। काफी मशक्कत के बाद उस तटबंध को बचाया जा सका था और आज बाढ़ बचाव के साथ साथ गोरखपुर के अंदर यातायात की बेहतरीन व्यवस्था के लिए जिन्हें बाहर निकलना है वे बाहर हावड़ बंधा से डोमिनगढ़ में पहले रेलवे लाइन पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इस पार से हावड़ बंधा से माधोपुर तटबंध की ओर नहीं जा सकता था व्यक्ति। अब एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये 4 लेन की सड़क होगी। फिर डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और फिर वहां से हावड़ बंधा के बाद माधोपुर तटबंध को भी 4 लेन के साथ जोड़ते हुए महेसरा को जोड़ने की कार्रवाई होगी। तो महेसरा तक के पूरे उसको बाहर से 4 लेन की एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गोरखपुर को मिल जाएगी, जिससे अगर राजघाट के किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट नगर के, आजाद नगर के, रुस्तमपुर के या फिर इस मोहल्लों से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को अगर नेपाल की ओर जाना है तो सिटी के अंदर से होने की बजाय वह तटबंध का सहारा लेकर के सीधे यहीं से महेसरा और महेसरा से सुनौली की तरफ जा सकता है, या सुनौली की तरफ से कोई आ रहा है, नेपाल की ओर से कोई आ रहा है, इस तटबंध का सहारा लेकर के सीधे वह अपने यहां आ सकता है। शेष सिटी को यातायात से बचाया जा सकता है। यह यात्रियों के साथ साथ माल भाड़ा पे भी लागू होता है।
आप देखते होंगे माल भाड़ा की मुख्य मंडी साहबगंज यहीं पे है और यहां पर कपड़े का भी बड़ा व्यापार है। इन दोनों के लिए ट्रक्स रात्रि भर यहां पे खड़े रहते हैं। लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था, दिन में नहीं आ सकते थे। अब एक व्यवस्था होगी कि दिन में भी और रात्रि में भी, जब ये मार्ग बन जाएंगे, लोग आराम से अपने सामान को भी ला सकते हैं, माल को भी यहां तक पहुंचा सकते हैं और यात्री भी आराम से अपने अपने घरों को बिना किसी जाम में फंसे हुए आ सकते हैं। और इसके लिए भी आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है। इसको पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण कार्य कर रही है, ब्रिज कारपोरेशन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कर रही है और सिंचाई विभाग भी साथ में सहयोग कर रहा है कि अगर कहीं पे कोई रेगुलेटर है तो बरसात के पहले पहले उस रेगुलेटर को ठीक कर ले, जिससे सिटी के अंदर कहीं भी जल जमाव की समस्या का समाधान न हो पाए, तो उसका समाधान हो जाए और कोई भी जल जमाव की समस्या सिटी के अंदर न होने पाए। इसके लिए जो ये 3 बड़े कार्य यहां पर दिए जा रहे हैं, इनमें गोरखपुर राजघाट पुल से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये लगभग 4 किलोमीटर से अधिक का 4 लेन बनेगा। 195 करोड़ रुपए की लागत से यह मार्ग बन रहा है। ऐसे ही डोमिनगढ़ से माधोपुर तटबंध होते हुए और ये महेसरा तक जाएगा। यह लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर होगा, 10 किलोमीटर 200 मीटर का यह मार्ग होगा। यह लगभग 380 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। और डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा जिस पर 132 करोड़ रुपए लागू खर्च होंगे। यानी कुल 700 करोड़ से ऊपर का यह कार्य आज इस क्षेत्र की जनता के लिए स्वीकृत किया गया है, जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय से कार्यदायी संस्थाएं इन कार्यों को करेगी, गोरखपुर के लोगों को इससे राहत होगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि तात्कालिक रूप से कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी, प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि किसी का भी मकान या कोई मंदिर, कोई धर्मस्थल मार्ग में आ रहा हो, उसको सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थित रूप से उसका पुनर्वास करते हुए लोगों को उसका कंपनसेशन भी दे दिया जाए और सम्मानजनक ढंग से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आम जन और व्यापारी की सुरक्षा की, उसके सुविधा की को महत्वपूर्ण रखते हुए, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य स्थानीय प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, ब्रिज कारपोरेशन और सिंचाई विभाग के लोग करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको इस योजना के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। खबर फलोदी से है, जहां पर मां लटियाल माता मंदिर दर्शन करने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि फलोदी से हैं, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे और लटियाल माता मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, माथा टेका है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
constant innovation